हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन को, प्रकाशित तंतु को और बाकी के टॉपिक्स को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जो कि साक्षी गुप्ता क्लासेस आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप। उस पर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। प्रकाश का अपवर्तन, ये क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, अब ये समझिए। कोई भी प्रकाश जैसे होता है, कोई भी लाइट सोर्स से आने वाली जो लाइट होती है, ठीक, ये हो गई लाइट। अब ये क्या करती है? किसी भी माध्यम में प्रवेश कर रही है। ये है वायु वाला माध्यम। जब यह वायु से दूसरे माध्यम जैसे पानी के माध्यम में प्रवेश करती है, कोई भी माध्यम हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब यह प्रवेश करती है तब ये क्या करती है? अपने मार्ग से इस तरह से विचलित हो जाती है। ठीक, यह अभिलंब है, ऐसा समझिए, यह अभिलंब है, अभिलंब। और जो ये प्रकाश की किरण है, ये इस तरह से सीधी आ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका विचलन हो रहा है, इस कोण में बदलाव हो गया है। ठीक, ये है साइन आई या कोण आई, ये है कोण आर। दो कोण मिलते हैं हमें, आई और आर। ठीक, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई भी प्रकाश क्या करता है, किसी माध्यम से किसी एक माध्यम से क्या करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब वह क्या करता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम समझते हैं अपवर्तनांक को। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो कैसा होता है? स्थिर होता है। ठीक, वो हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो प्रकाश की गति जो होती है निर्वात में, प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है, तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है उसकी तुलना हम लोग करते हैं किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति को। तो इस टाइम पे क्या होता है? जो न्यू होता है वो बराबर होता है सी और वी के। सी होता है आपका प्रकाश की गति निर्वात में, और वी होता है किसी माध्यम में प्रकाश की जो गति होती है उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। ये होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, अब उसको समझ लीजिए। अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं? सबसे पहला नियम होता है जो आपकी आपतन कोण है, ठीक है, आपतित किरण है, ये वाला आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और जो ये अभिलंब है, ठीक, ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। ये हमने परावर्तन में भी देखा था, एक ही तल में ये सभी स्थित होते हैं। सेकेंड चीज क्या आती है? सेकेंड चीज ये आती है, दूसरा नियम जो कहता है वो ये कहता है, जो आपका आपतन कोण की ज्या है साइन आई जो है, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर जो है, दोनों क्या होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू टू वन। यानी पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो आपका अपवर्तनांक है वो बराबर होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका क्या होता है ये समझिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना। तो इस चीज में क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश जो है वो क्या करता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक, तो वो क्या करता है? उसमें अपवर्तन हो जाता है, ये हमने देखा। अब यहाँ पर क्या करता है? अब यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सघन माध्यम से प्रकाश अब कैसे जा रहा है? विरल माध्यम में जा रहा है। ठीक, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तब क्या हो जाता है? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं अपवर्तन में कि विरल माध्यम जैसे वायु से आपका कैसे जा रहा है? विरल माध्यम क्या हो गया आपका? वायु, और सघन माध्यम में आ जाता है आपका पानी, जल। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा सघन माध्यम जैसे पानी हो गया, पानी से या फिर कांच से होते हुए आपके किस में जाते हैं? वायु में प्रवेश करती है जब कोई भी लाइट, तो इस टाइम पे क्या होता है? उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, ये बात हो गई।
जैसे हम लोग इसमें देखते हैं इस टाइम पे क्या होता है, प्रकाशिक तंतु हम जैसे देखते हैं, इसका उदाहरण है प्रकाशिक तंतु का। प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, एक कोर होती है, ये कोर होती है, ये दो टाइप से, इसके ऊपर होता है आपका लगा हुआ एक कवच, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्लेडिंग। ये होती है कोर, और इसके जो बाहर की जो आवरण इसका बना होता है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है, जो बाहरी कवच कहलाता है। ओके, ये प्रकाशिक तंतु की एक संरचना हो गई। अब इसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो किस तरह से होता है, लाइट जैसे ही इसके अंदर से जाती है, ये क्या होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है इस तरह से। तो क्या करते हैं, लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है, एक स्थान से क्या कर रही है, दूसरे स्थान पर जाने का काम कर रही है। तो इस टाइम पे क्या होता है, लाइट जो होती है वो कम से कम क्षति से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से उसको दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ये होता है प्रकाशिक तंतु का कार्य और ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, इसकी अगर कार्य प्रणाली देखें तो क्या होता है, कोर में प्रवेश करती है कोई भी लाइट, जैसे ही कोर में प्रवेश करी और फिर क्या होता है, क्लेडिंग के माध्यम से ये यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लेडिंग में ही होती है सारी चीजें, ठीक, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लेडिंग में क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है और वापस से हमको दूसरे स्थान पर ये प्रकाश जो है उसी कम क्षति से हम लोग ये यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है। ओके, तो ये होता है प्रकाशिक तंतु और ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे हमको क्या दिखाई देता है, एक मृग मरीचिका वाला, मृग मरीचिका, ये आपने सुना होगा। मृग मरीचिका क्या होती है, जब रेगिस्तान में हमको क्या है, मरीचिका, इस टाइम पे मृग मरीचिका में यह होता है कि जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान में जैसे रेत होती है, तो हम लोग अगर दूर से देखते हैं तो जब प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है, धूप हो जाने की वजह से क्या करता है, प्रकाश की किरणें जो है जब रेत पर पड़ती है तो नीचे क्या होता है, आपका पूरा विरल माध्यम हो जाता है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, रेत भी तप जाती है, नीचे नीचे की वायु पूरी विरल हो जाती है और ऊपर की वायु थोड़ी सघन होती है। तो ऊपर की वायु सघन होने से और नीचे की वायु विरल होने से क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई भी लाइट पहुंचता है तो क्या होता है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होती है, रेत हमको चमकदार दिखाई देती है, वाली जो रेत होगी वो कैसी होगी, चमकदार होगी। रेत की चमकदार होने के कारण हमको क्या दिखाई देता है कि उस स्थान पर क्या है, पानी है, ठीक। तो रेगिस्तान पे हमको क्या दिखाई देता है दूर से, कि उस स्थान पे पानी है, और जब हम वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है कि रेत चमक रही है, जबकि पानी नहीं है। इसे बोलते हैं हम लोग मृग मरीचिका, ठीक। एक ये उदाहरण होगा। इसके अलावा आता है डायमंड्स, जो डायमंड्स होते हैं, हीरे होते हैं, डायमंड्स भी कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइन करते हैं, ठीक। वो भी किस कारण से करते हैं, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से करते हैं, है ना। और आपके जो तारे चमकदार हमको दिखाई देते हैं, इनमें कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म जितने भी, वो भी चमकदार इसी कारण से हमको दिखाई देते हैं। बर्फ के टुकड़े जो होते हैं ना, आइस क्यूब्स भी हमको इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देते हैं। तो कुछ ये उदाहरण आप याद रखना। प्रिज्म में जो आप देखते हैं ना, प्रिज्म इस तरह से होता है, प्रिज्म में भी हमको कट्स दिखाई देते हैं ना, कई अलग अलग प्रकार के कट्स दिखाई देते हैं। तो जैसे ही लाइट इसमें प्रवेश करता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लग जाता है, और इस परावर्तन के कारण क्या होता है, लाइट्स अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। ऐसे हमको 7 रंग इसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है, जैसे प्रिज्म में प्रवेश किया, इसमें क्या हमको 7 रंग दिखाई देने लग जाते हैं, इस तरह से होता है। तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, अलग अलग उदाहरण हमने देखे, मृग मरीचिका का, चमकदार रेत का, डायमंड का, प्रिज्म का, आइस क्यूब्स का, प्रकाशिक तंतु देखा। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। लेंस, लेंस क्या होते हैं, अब ये समझिए। लेंस में क्या होता है, एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। ये हो गया कांच के 2 भाग। किसी भी गोलीय दर्पण या फिर हम देखते थे ना, गोलीय दर्पण में क्या होता था, एक कांच के गोले को हम लोग 2 भागों में काटते थे और उसको एक भाग को पॉलिश्ड कर देते थे और दूसरा भाग चमकदार रहता था, जिससे टकरा करके
प्रकाश का परावर्तन करते थे। अब हमको क्या करना है, अपवर्तन करवाना है, तो हम क्या कहते हैं, करते हैं, ये जैसे एक गोला है, ठीक, एक गोला है, गोली है, भाग है, ये भी कांच के गोले को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बीच में से, ठीक, इस तरह से बीच में से डिवाइड किया, एंड एक लेंस का फॉर्मेशन किया इस तरह से, ठीक, ये होता है आपका उत्तल लेंस और ये होता है आपका अवतल लेंस। इस तरह से अगर इसको कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं आपस में, तो ये होता है अवतल लेंस। ये दो तरीके के लेंस हो गए, उत्तल होता है और अवतल होता है। बीच का भाग आपका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है, जिसको ओ से व्यक्त करते हैं, ये होता है ओ। वही ध्रुव होगा इसमें भी, ठीक, इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और वही त्रिज्या के जो 2 गुना होता है आपका फोकस दूरी पर फोकस होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। और जो इस गोले की त्रिज्या होती है r, वही इसकी क्या होगी, आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ओके, ये होगा वक्रता केंद्र, और ये वाला जो होगा इसका प्रकाशिक तंतु का, ये प्रकाशिक बिंदु होगा इसका, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई। ये होते हैं लेंस। लेंस के उपयोग होते हैं दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ठीक, इनको निवारण करने के लिए उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, लेंस की क्षमता हम लोग व्यक्त करते हैं डायोप्टर में, डी से, ठीक। और लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/f, यह होता है। ओके, सो ये याद रखना, जो लेंस की क्षमता है उसका सूत्र क्या होता है, इसे किससे व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक जो है वो होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक। ये हो गया, ये होता है हमारे लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बस इतना याद रखिएगा, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाती है। अब हम लोग ध्वनि पर आ जाते हैं। अब हम लोग ध्वनि तरंग को समझ लेते हैं। ध्वनि तरंग क्या होती है, ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं, जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं, जैसे बोल रहे हैं या फिर कोई आवाज आती है, कोई भी ध्वनि आती है, तो क्या होता है, कणों में एक कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन के कारण क्या होता है, ध्वनि हमको सुनाई देती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। निर्वात में क्या होती है, ध्वनि नहीं चलती है। निर्वात में तो क्या होता है, ध्वनि हमको बिल्कुल सुनाई नहीं देती। ध्वनि के लिए क्या होना, ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम होना, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, इस तरह से कोई माध्यम अगर उपस्थित होता है तो ध्वनि हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। किस तरह से होती है, कंपन के माध्यम से। वायु के कण अगर कंपन करते हैं, अगर इसमें कंपन होता है तो क्या होता है, ध्वनि का संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसे कहते हैं हम लोग ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंग के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग मीन्स इस तरह से चल रही है आपकी, और अनुप्रस्थ तरंगे इस तरह से चलती है, ठीक है। 2 तरीके की तरंगे हो गई। हाँ, बस इसके प्रकार याद रखना, 2 प्रकार होते हैं ध्वनि के, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं ध्वनि तरंग के कुछ गुणधर्म होते हैं। मीन्स इसमें ध्वनि जो होती है वो अलग अलग प्रकार, मतलब इसमें हमको क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग इसके गुण होते हैं। जैसे ही हो गया आपकी ये ध्वनि है, ये संचरित हो रही है इस तरह से, कंपन हो रहा है अलग अलग प्रकार से, इस तरह से क्या कर रही है, गमन कर रही है, ठीक है, इसका संचरण हो रहा है ध्वनि का। अब ध्वनि संचरण में हम क्या देखते हैं, ये जो 2 श्रृंग होते हैं और ये होते हैं, ये गर्त कहलाते हैं, ठीक है। ये श्रृंग है और ये है गर्त। श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, जिसको बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है ध्वनि, उसे बोलते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। ये होती है 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है, वो चीज आ जाएगी कि कितनी तरंग दैर्ध्य आपकी आती है। 1 सेकेंड में आपकी 2 भी आ सकती है, मीन्स 1 सेकेंड में वो इतनी भी आ सकती है ना। मीन्स अगर ये पास पास में हो, तरंग दैर्ध्य सारी पास पास में हो, इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, 1 सेकेंड में कितनी 2 तरंग दैर्ध्य आ रही है, मतलब क्या हो रही है, फास्ट गति हो रही है इसकी, और इसकी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। ये क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करती है प्रकाशीय गति, कि 1 सेकेंड में कितना आपका तरंग दैर्ध्य, कितनी तरंग दैर्ध्य आपकी आ रही है। तो इसे बोलते हैं हम लोग टाइम, अर्थात एक कंपन में लिया गया समय जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग कालावधि।
ये तरंग दैर्ध्य हो गया, ये कलावधि हो गई, जितना एक जैसे 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड जितना भी टाइम इसमें लग रहा है इसे बोलते हैं हम लोग कलावधि। इसके बाद होता है 1 सेकंड में कितना आपका तरंग दैर्ध्य चल रहा है। जैसे 2 भी तरंग दैर्ध्य, 3 तरंग दैर्ध्य आ गए इसमें, ठीक है। जितना कंपन हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, जितना कंपन हो रहा है इसे बोलते हैं हम लोग आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक। और एक होता है आयाम। आयाम मीन्स क्या होता है, ये श्रृंग और ये वाला जो दूरी है, ये तरंग की दूरी और ये वाला श्रृंग जो है, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम लोग आयाम। आयाम कितना आयाम लिया है उसने, ऐसा। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जितना आयाम, जितना ऊंचाई, जितना ही मतलब हम लोग देखते हैं ना, जितनी ऊंची ध्वनि जाती है उतना ही ज्यादा आयाम जाता है। अगर निम्न ध्वनि होती है उतना कम आयाम जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं ना ध्वनि तरंगों में। तो ये होता है आपका आयाम। इसके बाद गति। गति हमने देखी, जितनी 1 सेकंड में कितना तय कर रही, कितनी दूरी तय कर रही है, एक समय में 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, उससे बोलते हैं हम लोग गति। कितनी गति है, जैसे फास्ट गति कर रही है और ये क्या कर रही है, आपकी स्लो गति कर रही है, हमको दिख रहा है। तो ये होता है आपका तरंग दैर्ध्य और कलावधि, आवृत्ति। ऐसे हम लोग अलग अलग परिभाषा इनकी समझ ली है। तो चलिए इतना तो आ गया होगा आपको समझ में। मानव कण की जो क्षमता होती है, मानव कण की क्षमता, हम इसके आधार पर देखते हैं ध्वनि के, ठीक है। कितने हर्ट्ज की ध्वनि जो है मानव कण हमारा सुन सकता है, ठीक है। तो सुनने वाली जो ध्वनि होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये वाली जो आपकी ध्वनि की तीव्रता होती है, इतने हर्ट्ज में नापते हैं हम लोग ध्वनि की तीव्रता। किसमें का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और इसी हर्ट्ज में हम लोग क्या देखते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या कर सकते हैं, इतनी ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम होती है कोई भी ध्वनि, उसको बोलते हैं हम लोग अवश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम होती है जो, ठीक। और एक होती है पराश्रव्य। पराश्रव्य में हम लोग क्या देते हैं, या फिर अति ध्वनि हम क्या देखते हैं, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की ध्वनि अगर होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पराश्रव्य। ये होती है, इसको मानव कण हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक। 20 से 20,000 हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ही याद रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि मानव कण की क्षमता क्या है ध्वनि सुनने की, है ना। मानव कण के सुनने की क्षमता कितने से कितने हर्ट्ज की होती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके बाद आता है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहलाता है, रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग अनुगूंज। अनुगूंज मीन्स क्या होती है, गूंजती है जब आवाज। जैसे हम लोग एक खाली कमरे में बैठे हैं, खाली कमरे में बैठे हैं, या फिर ऐसा हम लोग देखते हैं कि जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, उस पहाड़ों से टकरा करके पुनः हमको क्या दिखाई सुनाई देती है, हमारी आवाज सुनाई देती है। उसे बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस या फिर अनुगूंज, ठीक। ये हो गया। जैसे खाली आप कमरे में बैठे हैं तो आप क्या सुनते हैं, जैसे आप बोलते हैं तो क्या होती है, वाइब्रेट होकर के वो आवाज आपको वापस से सुनाई देती है। ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अनुगुंज। तो ये सारी चीजों का उपयोग अलग अलग जगहों पर होता है, जैसे रेडियो टेलीविजन में, वाद्य यंत्रों में भी इसका यूज होता है, क्योंकि कंपन होती है ध्वनि, फिर वो कंपन होकर टकरा करके मतलब क्या होता है, जैसे खाली आपका जैसे गिटार हो गया, गिटार में क्या होता है, बीच में खाली होती है जगह। खाली जगहों से क्या होता है, जैसे हम लोग गिटार बजाते हैं तो वो सारी हमको ध्वनि क्या होती है, टकरा करके, अंदर से टकरा करके हमको पुनः जो है वो ज्यादा मीन्स हम क्या बोल सकते हैं उसको, ज्यादा अच्छे से सुनाई देती है वो आवाजें हमको। तो ये तबला हो गया, जैसे तबले में भी हमको बीच का भाग खोखला दिखाई देता है। जैसे वाद्य यंत्रों में भी इस चीज का यूज होता है, ठीक है, याद रखना। अभी रेजोनेंस हो गया। अब पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उसका भी कई कई जगहों पर यूज होता है। जैसे आपके हो गया अल्ट्रासोनिक रेज, बोलते हैं ना हम लोग, अल्ट्रासोनिक रेज। अल्ट्रासोनिक रेज जो होती है वो इसी पर डिपेंड, इसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा में करते हैं। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक रेज का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं उसमें, या फिर वैज्ञानिक दैनिक जीवन में जो है वो इसका यूज होता है। साइंटिफिक यूज कैसे होगा इसका, सोनार में। सोनार क्या होता है, अब ये समझिए। सोनार जो है वो ये होता है कि जैसे जहाज हो गए आपके, जहाज हो गए, जहाजों में क्या होता है, नीचे से क्या आता है, जहाज के जैसे जहाज चल रहा है, यहाँ पर नीचे से क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक रेज छोड़ते रहते हैं, ठीक। तो जैसे कोई भी जैसे आइस आया या फिर आइस क्यूब आया, जैसे हम लोग देखते हैं समुद्र में चल रही है, या फिर कोई चट्टान आ रही है, या फिर आइस आ रही है, कुछ ऐसा कुछ भी अगर यहाँ पर
आगे की तरफ हमको कोई भी बाधा दिखाई देती है, तो ये अल्ट्रासोनिक रेस क्या करती है, इसको डिटेक्ट कर लेती है कि आगे की ओर खतरा है, और जहाज को क्या करती है, वो आगे की ओर बढ़ने नहीं देती है, रोक देती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोनार। इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं सोनार। इससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। जो जहाज जैसे टाइटेनिक था, टाइटेनिक क्या हुआ, कैसे डूबा था, इसी तरह से डूबा था। कैसे डूबा था कि आइस क्यूब आ गई थी, ठीक। तो जैसे आइस क्यूब आई और टाइटेनिक में जो है वो एक छिद्र हो गया और पानी भर गया और डूब गया ये इतना बड़ा जहाज। तो सोनार जो है वो इसी जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए इसको यूज में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें अल्ट्रासोनिक रेस से ही चलती हैं। आपके जो हवाई जहाज होते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं, जो हमको सुनाई नहीं देती हैं कई बार। जैसे चमगादड़ हो गया, चमगादड़ भी क्या करता है, इसी ध्वनि का यूज करता है। व्हेल हो गई, ठीक है, वो भी इसी ध्वनि का यूज करता है, करते हैं सारे जो आपके जीव जंतु होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। मैंने आपको इसमें ध्वनि से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी, ध्वनि तरंगे और जितना तरंगे क्या होती है, आयाम, आवृत्ति, ये सारी चीजें समझा दी। एंड इनके ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये तो चीजें आप याद ही रखिएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये आपके मानव कण की जो क्षमता होती है सुनने की, वो होती है। रेजोनेंस याद रखना, सोनार, ठीक। सोनार में कौन सी आपकी रेज यूज हो जाएगी, अल्ट्रासोनिक रेज। चमगादड़ व्हेल कौन सी यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक रेज, ठीक। और ये याद रखना, अश्रव्य ध्वनि कितनी होती है, इसकी रेंज कितनी होती है, पराश्रव्य ध्वनि की रेंज कितनी होती है, ठीक। इतना सब याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है हमारा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और मजा आया होगा आपको पढ़ने में। सो एंड हैप्पी लर्निंग।